ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। तो जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ एसेज टाइटल्ड एज द न्यू क्रिटिसिज्म। तो इसमें अगर हम आज के पीडीएफ को देखेंगे, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि जो हमारा लेक्चरर का पेपर है उसमें अभी काफ़ी हमारा समय है इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमने देखा कि जो आयोग ने हमें डेट शीट जारी करी है उसमें उन्होंने स्क्रीनिंग के पेपर का हमें बताया है, मेंस का तो अभी कुछ बताया ही नहीं है। तो उसको देखते हुए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के लिए जो नेट का लेटेस्ट पेपर हुआ है उसमें लेक्चरर लेवल के और एलटी लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको आप फटाफट कर लें। तो इसीलिए मैंने आपको आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज हम लोग का टारगेट है कि फर्स्ट सेट करेंगे हम, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो कि परसों होगी उस दिन हम लोग इसका शिफ्ट 2 का सेट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट 2 वाला सेट करेंगे, आज हम शिफ्ट 1 वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है द न्यू क्रिटिसिज्म एसेज, किसने ये छापी थी बुक, क्योंकि लेक्चरर लेवल का बैच है तो एमए मानते हुए आपने क्रिटिसिज्म करा होगा। जेसी रैनसम ने ये बुक निकाली थी 1941 में। कब निकाली थी, मैं जो मुझे याद रहेगा, जो पॉइंट्स मुझे उस पर इलेबोरेशंस हैं वो आप देखते रहेंगे और करते रहेंगे, है ना। तो 1941 में जेसी रैनसम ने, जो कि एक न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडर क्रिटिक कहे गए हैं, ये अमेरिका के क्रिटिक हैं, इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट आर्टिस्ट क्रिटिक लाइक द मिस्टिक इज एन एंटीमोनियम ऑलवेज। तो एंटीमोनियम ऑलवेज, तो ये कहा था आपके ऑस्कर वाइल्डे ने। ऑस्कर वाइल्डे हम लोग जानते हैं एस्थेटिसिज्म या न्यू, हम कह सकते हैं कि एस्थेटिसिज्म के प्रोपाउंडर भी कह सकते हैं, नॉट प्रोपाउंडर बट अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ एस्थेटिसिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंटीमोनियम एक जिसे हम कह सकते हैं ग्लॉसी एक मेटल होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या दिखा रहा है कि जो कहीं पर भी शाइन करता है उसको उन्होंने कहा है मिस्टिक की तरह होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंटीमोनियम। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो विच पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय एडिसन एंड स्टील आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्पेक्टेटर इन 1712। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है गार्जियन। तो गार्जियन जो है ये एडिसन, स्पेशली स्टील ने इसको शुरू किया था, एडिसन ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक्चुअली जो गार्जियन जो पीरियोडिकल है 1713 में आया था, और ये हमारे लेक्चरर सिलेबस में अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक जिसे हम कह सकते हैं कि वो रहता है, हमारा 18 सेंचुरी न्यू क्लासिकल एज के टॉपिक से बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें कि जो है सबसे पहले टैटलर आ गया था, टैटलर आपके बाद इसके बाद स्पेक्टेटर आया था। स्पेक्टेटर कब आया था आपका, स्पेक्टेटर 1711 टू 1712 चला, और स्पेक्टेटर को हम ग्रेटेस्ट पीरियोडिकल कहते हैं, तो यहाँ पर आप 5 स्टार लगा देंगे। और उसके बाद फिर अभी आपने देख लिया कि इनके क्लोज होने के बाद, स्पेक्टेटर क्लोज होने के बाद गार्जियन आया, तो आपने कोड बना दिया सर TSG, टैटलर, स्पेक्टेटर और गार्जियन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने 5 स्टार लगाया इस क्वेश्चन पे, विच स्टेटमेंट फॉलोइंग इज डिफाइंस एन एपिथेट। तो लिटरेरी टर्म्स में से बहुत हाई चांसेस है हमारे उत्तराखंड लेक्चरर में आने के इस क्वेश्चन के। तो एपिथेट क्या होता है गाइस, तो एपिथेट इसका आंसर बी है। इट इज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज यूज टू डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ सम पर्सन और थिंग। किसी हम कह सकते हैं पर्सन और थिंग के जो एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि एपिथेट का यूज किया गया है। एपिथेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इट मीन्स एन एडजेक्टिव। एपिथेट हम किसको कहते हैं गाइस, किसी भी एडजेक्टिव को कहते हैं, और स्पेशली जो हम टाइटुलर एडजेक्टिव होता है, जैसे हम शेक्सपियर को क्या कहते हैं, बार्ड ऑफ एवन कहते हैं ना, तो शेक्सपियर को हम बार्ड ऑफ एवन कहते हैं, सो दैट इज एन एपिथेट। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये है, समझ में आ रहा है। एक बार सारे बच्चे यहाँ पर चैट बॉक्स में अपना रिस्पांस दे दें। पेस ऑप्टिमम है, बढ़िया लग रहा है, स्पीड भी ठीक होगी। जूम कर दीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं बड़ा कर रहा हूँ, आप देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कह रहा था कि एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है। जैसे कि हम किसी भी राइटर को एडजेक्टिव देते हैं, जैसे हम मिल्टन को क्या कहते हैं, मिल्टन को हम कहते हैं ना लेडी ऑफ, मिल्टन को क्या कहते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट एपिथेट क्या है मिल्टन का, लेडी ऑफ क्राइस्ट। वेरी गुड, वही मैं देखना चाह रहा था कितनों को पता है लेडी ऑफ क्राइस्ट, तो ये भी एक एपिथेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया शेक्सपियर के लिए क्या हो गया, बार्ड ऑफ एवन, तो ये एपिथेट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर कैटेगराइज्ड अंडर साइंस फिक्शन।
तो इसमें साइंस फिक्शन में आपका वेंडी मैस का मैंगो शेप्ड, फिर ये BCE अम्बर्टो एको का ट्रेवल्स इन हाइपर रियलिटी, और फिर काजुओ इशुगिरो का नेवर लेट मी गो। एक्चुअली पहले तो साइंस फिक्शन क्या होता है? साइंस फिक्शन एक्चुअली वो वर्क्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो साइंस के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं या फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ साइंस कह सकते हैं ऑन रियल लाइफ। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ साइंस ऑन रियल लाइफ स्पेशली जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे, इसका दूसरा नाम स्पेकुलेटिव फिक्शन भी है। ये नोट कर लेना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस फिक्शन का दूसरा नाम स्पेकुलेटिव फिक्शन भी है। ठीक है, स्पेकुलेटिव फिक्शन एक ऐसा फिक्शन है अगेन जिसमें हम स्पेकुलेशन करते हैं भविष्य की। एक तरीके से हम क्या करते हैं, भविष्य में कुछ फ्यूचर सेटिंग्स में साइंस के इफेक्ट्स को हम जो है देखते हैं। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि ये एक तरीके का डिस्टोपिया होता है। डिस्टोपिया भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्टोपिया क्या होता है? जैसे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो डी जनरेटेड जो सेटिंग्स या होती हैं, फ्यूचर डी जनरेटेड वर्क्स। तो फ्यूचर में खासकर जो ऐसी वैल्यूज़ हैं, वर्क्स नहीं कहेंगे हम इसको, फ्यूचर डी जनरेटेड सेटिंग्स हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसी सेटिंग्स जहाँ पे फ्यूचर में होती हैं और डी जनरेटेड मतलब मॉरली करप्ट सेटिंग्स होती हैं, तो उसको हम डिस्टोपिया कहते हैं। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया हम लोग जानते हैं ना, राम राज्य। यूटोपिया क्या होता है बेटा? राम राज्य। ठीक है, यूटोपिया का मतलब होता है आइडियल स्टेट। जैसे हम आदर्श राज्य की परिकल्पना कहते हैं ना, हम कहते हैं कि यार ये तो एक यूटोपिया है। यूटोपिया का जो है एक मतलब ये भी होता है कि एनीथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। हम कहते हैं ये तो यूटोपियन बातें हैं, ये असंभव है। इम्पॉसिबल टू अचीव को भी यूटोपिया हम कह देते हैं। और वैसे क्या होता है यूटोपिया का मतलब आइडियल स्टेट। ठीक है, यूटोपिया का ऑपोजिट क्या होता है? डायस्टोपिया, ये डिस्टोपिया। तो साइंस फिक्शंस को डिस्टोपिया या स्पेकुलेटिव फिक्शन भी कह सकते हैं। इनमें साइंस के इल इफेक्ट्स को या इफेक्ट्स को रियल लाइफ में उसको दिखाया जाता है। तो वेंडी मैस का मैंगो शेप्ड स्पेस, ये एक अमेरिकन राइटर है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अम्बर्टो एको इम्पॉर्टेंट है, इनका एक्चुअली रेफरेंस NCERT में भी है, तो इसलिए ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट राइटर मुझे लगे। हालांकि हमारे लेक्चरर के सिलेबस में नहीं है, बट रेफरेंस आ सकता है। और अम्बर्टो एको एक इटालियन हिस्टोरियन है और फिलोसफर और नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, इटालियन हिस्टोरियन लिख लेना। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको कि हम इस समय 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट नॉवल भी कह दे रहे हैं कई बार, द नेम ऑफ द रोज। पूरी क्लास हाईलाइटर ले लेगी, द नेम ऑफ द रोज। सभी बच्चे इसकी स्टोरी पढ़ लेना। इसको ग्रेटेस्ट थ्रिलर ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, द नेम ऑफ द रोज को। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें काजुओ इशिगुरी का नेवर लेट मी गो, काजुओ इशिगुरो को 2017 में जो है नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ है, ये एक जापानीज ब्रिटिश राइटर हैं और इनके जैसे वर्क्स बहुत फेमस हैं, जैसे नेट में बहुत आते हैं इनसे। ठीक है, लाइक द रिमेन्स ऑफ द डे, इस तरीके के इनके नॉवेल्स हैं। तो ये जापानीज़ हैं और 2017 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस देता हूँ ना, ये हमारे केजे में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। सभी बच्चे इसके बेस पे निकालते हैं, इसलिए पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेशंस। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? जो रिसर्च अपनी शेयर कर रहा हूँ, देखने में सही में आपको मतलब चीज़ें समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है? तो साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हम आगे बढ़ें, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हम देखें कि इन टेक्स्ट का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका आंसर है थर्ड, यानी कि डी। पहले बियोल्फ आया है। बियोल्फ हम लोग जानते हैं 7th सेंचुरी में लगभग लिखा गया है और एंग्लो सेक्सन एपिक है बियोल्फ, हम सब लोगों को पता है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा डी डी फेरी क्वीन। फेरी क्वीन आपका एलिजाबेथन एज में लिखा गया है, 1590 में 3 बुक्स में आया है। सुन रहे होंगे ध्यान से, 1590 में 3 बुक्स में आया है और स्लैश लिखा है मैंने, 1596 में भी 3 बुक्स में आया है। तो टोटल 6 बुक्स में फेरी क्वीन इनकम्प्लीट एपिक है। उसके बाद ई, तो ई क्या है आपका? पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट पूरी क्लास को पता है, 1667 में आया है आपका 10 बुक्स में, और बिल्कुल याद कर लें ईयर। और फिर 1674 में आया है आपका 12 बुक्स में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें फिर क्या है आपका ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 में आया है। इसका फर्स्ट पार्ट, आई थिंक सेकंड 1684 में है, बट फर्स्ट पार्ट ही याद कर लो आप, 1678। और फिर क्या है आपका एंडीमियन। एंडीमियन कब आया है? एक्चुअली एंडीमियन लिली ने भी लिखा है, जो कि एक एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, बट एंडीमियन हम कीट्स का मानेंगे यहाँ पर।
और एंडीवियन जो है कीट्स का 1818 में आया है। ये एक पोएम है, हम लोग जानते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर वाली। ठीक है, तो ये ईयर्स आप लोग सारे बच्चे याद कर लेंगे जैसे मैंने लिखा है। बियॉल्फ का स्पेसिफिक कोई ईयर नहीं है, 7th-8th सेंचुरी करके ही लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the immediate motivation for Philip Sidney to write Apology for Poetry? तो फिलिप सिडनी ने ये वर्क एक्चुअली इट वाज एन अटैक, एक्चुअली स्कूल ऑफ अब्यूज करके स्टीफन गोसोन ने एक वर्क लिखा था जो कि पोइट्री पर अटैक था। तो पोइट्री को डिफेंड करने के लिए फिलिप सिडनी ने लिखा एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मेजर इंग्लिश वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म कहते हैं, फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इंग्लिश कहना सही नहीं होगा, फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ रिनेसा क्रिटिसिज्म कहेंगे। जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिख लो आप बस, फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ रिनेसा क्रिटिसिज्म, RENAI। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? मे सिंक्लेयर ने कॉइन किया था व्हाइल रिव्यूइंग द नॉवेल्स ऑफ, देखो यही पढ़ाता हूँ कि नहीं मैं, लेक्चरर एलटी में पढ़ाया है कि नहीं? सब पढ़ाए हुए क्वेश्चंस इवन नेट में भी आ रहे हैं, नेट का क्वेश्चन पेपर है इस बार का। व्हाइल रिव्यूइंग द नॉवेल्स ऑफ डोरोथी रिचर्डसन। तो अब आपको एंडोर्समेंट भी है कि सर जो पढ़ाते हैं, वैसे तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पेपर को देख के और कंफर्म हो जाता है ना। अलेक्जेंडर पोप ने अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग कौन से वर्क में बोला था? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में बोला था, 1711 में ये वर्क आया था। क्या ये एक ऐसे है? नहीं, ये एक हम कह सकते हैं एक पोएम है हीरोइक कपलेट में। नियो क्लासिकल पोइट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इट्स अ पोएम इन हीरोइक कपलेट। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रांस एंड ओड, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस एंड ओड। तो फ्रांस एंड ओड एक्चुअली एस टी कोलरिज ने लिखा है ये पोएम, और ये 1798 में लिखी गई पोएम है। ठीक है, और इसके बारे में क्या है कि ये पोएम जो है इन्होंने जब डिसइल्यूजनमेंट ऑफ फ्रांस, डिसइल्यूजनमेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जब ये पूरी तरीके से डिसइल्यूजनमेंट हो गया था, तब उन्होंने इस वर्क को लिखा था। सबसे बड़ी बात गाइस क्या है कि ये जब फ्रांस ने अटैक कर लिया था स्विट्जरलैंड पे, फ्रांसिस अटैक ऑन स्विट्जरलैंड, तो इस पर लिखा था उन्होंने फ्रांस एंड ओड। ठीक है, तो ये है ओड है, लगभग ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 70 लाइन्स की पोएम है ये। ठीक है, 70 लाइन्स की पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। मतलब इसको हम ट्रांजिशनल वर्क ऑफ कोलरिज भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल वर्क ऑफ कोलरिज। हालांकि कोलरिज हमारे इस बार लेक्चरर सिलेबस में हैं आपके, तो वो भी देखते रहिएगा आप, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि रोमांटिसिज्म से पूछा ही जा सकता है, तब ये क्वेश्चन है फ्रांस एंड ओड। ठीक है, हमें इस गलतफहमी से निकलना होगा कि राइटर नहीं है कोर्स में तो हम छोड़ दें, इसीलिए केजे का रिजल्ट इतना अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केजे क्या है, थोड़ा सा वी डोंट टेक एनीथिंग फॉर चांसेस। ठीक है, चलिए विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स? तो इसका आंसर है सेकंड, यानी ACE। तो पहली बात तो कि इसमें 29 पिलग्रिम्स थे टाबार्डिन में। फिर उसके बाद द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन प्रोज एंड वर्स, ये तो हमें पता ही है। और फिर उसके बाद डी, यानी कि द 20 ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नए बच्चों के लिए, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स हम लोग इन डिटेल कई बार उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो only 23 pilgrims tell stories and there are only 24 stories told together। ठीक है, 23 पिलग्रिम्स हैं और 24 स्टोरीज इसमें हैं, इनकम्प्लीट हैं ये। तो बताइए विच पिलग्रिम टोल्ड 2 स्टोरीज? कोई ऐसा होगा ना, क्योंकि 23 ने तो 23 कहानियां बोली होती, तो कौन सा पिलग्रिम है जिसने 2 स्टोरीज बताई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, पुराने बच्चे जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा चट से आंसर दे देंगे। देख रहा हूँ मैं, आंसर वेट कर रहा हूँ। Which pilgrim told 2 stories? वेरी गुड, चौसर एज अ नैरेटर। इसका आंसर होगा चौसर एज अ नैरेटर। चौसर एक कैरेक्टर भी है ना एज अ नैरेटर, तो इसने जो है चौसर एज अ नैरेटर जो है, स्टोरी टेलर जो है नैरेटर, उसने जो है 2 स्टोरीज बताई, सुनाई। अमंग द फॉलोइंग राइटर्स अरेंज द फॉलोइंग इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजी। तो भाई इसमें इसका आंसर है आई थिंक सी, हाँ सी है, थर्ड है, सॉरी, CEDAB। तो सी मतलब इसमें एक्चुअली श्री अरबिंदो 1872 में पैदा हुए हैं,
और अगर आप बात करो सरोजिनी नायडू की तो 1879 में हुई हैं। और फिर वेंकट रमनी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर के नारायण 1906 में हुए हैं और राजा राव 1908 में हुए हैं। तो ये नया ट्रेंड आ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, ये आपको याद रखना है कि बर्थ कौन से ईयर में हुआ है। तो अब आप भूलेंगे नहीं, सरोजिनी नायडू तो अपने कोर्स में है ही 1879, आर के नारायण भी हैं ही हमारे लेक्चरर के कोर्स में ऑफिशियली, और फिर राजा राव भी हैं ही, है ना। मैच द लिस्ट। तो भाई ये वाला भी इसका आंसर वन है, तो यानी कि एबे थिएटर डब्ल्यू बी ईट्स के जो है संरक्षण में बना। उसके बाद फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड मार्टिन एस्ली ने इसमें होप थिएटर के जो हैं एक तरीके से प्रोपाउंडर हैं या फाउंडर हैं फिलिप हेंस्लो। और थिएटर ऑफ साइलेंस के हैं जीन जेक्स बर्नार्ड। तो सभी बच्चों को होमवर्क दे रहा हूँ, जीन जेक्स बर्नार्ड का थोड़ा सा पढ़ लेना। तो क्या है थिएटर ऑफ साइलेंस, आ सकता है पेपर में लेक्चरर के लेवल पे। ठीक है, सभी को होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी बच्चा इसमें से थोड़ा सा कुछ भी मिलेगा ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ ऐप के अंदर भी है। ऐप के अंदर आप फेमिलियरिटी धीरे धीरे मैं तो डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद लेक स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इनमें से कौन लेक स्कूल ऑफ पोएट्री में एसोसिएटेड नहीं था? तो इसमें तो आंसर ब्लेक है भाई, ब्लेक नहीं थे। बाकी हम जानते हैं कोलरिज, सदे और वर्ड्सवर्थ ये लेक पोएट्स हैं। लेक यहाँ पर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पर ये जिस डिस्ट्रिक्ट को ये तीनों बिलोंग करते थे। ठीक है, रोमांटिक एज का ये स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, मैच द लिस्ट, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में ये है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारा आई थिंक फोर आ रहा है। यस, तो फोर आ रहा है। तो फोर बोले तो हम देखेंगे कि बुकर प्राइज़ जो है हमारा, बुकर प्राइज़ कब शुरू हुआ है? 1968 में शुरू हुआ है। और पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है 1917। बिल्कुल टिक करते करते याद कर लो। बुकर प्राइज़ कल पूछूंगा मैं या नेक्स्ट क्लास में। बुकर प्राइज़ 1968 और पुलिट्ज़र प्राइज़ अमेरिका का है 1917। बुकर प्राइज़ कौन देता है बेटा? ब्रिटेन देता है। नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ 1901 होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है। सली प्रडहोम पहला जो है नोबेल किसको मिला है? एक बार चेक करना, सली प्रडहोम, सही लिख रहा हूँ मैं? आई थिंक ये जो है हमारी सली प्रडहोम नॉर्वेजियन है, यस नहीं स्वीडिश है शायद, फीमेल है ये, सली प्रडहोम। ठीक है, और उसके अलावा पोएट लॉरिएटशिप 1668 में शुरू हुई है। जॉन ड्राइडन जो है इसमें पहले पोएट। अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड टेस्ट एज दैट फैकल्टी ऑफ द सोल व्हिच डिसर्न्स द ब्यूटीज ऑफ द ऑथर विद प्लेजर एंड इम्परफेक्शन विद डिसलाइक। ठीक है, टेस्ट यानी कि लिटरेरी टेस्ट की बात है यहाँ पर। टेस्ट का मतलब वैसे जीभ वाला जो स्वाद नहीं, लिटरेरी टेस्ट की बात है यहाँ पर। तो सैमुअल जॉनसन अगेन नियो क्लासिकल एज के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेज ऑफ जीबी शॉ इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी। तो सी बी ए ई डी है, यानी आर्म्स एंड द मैन तो सभी क्लास को याद ही है, एल में भी था ये, 1894 में आया है। फिर मैन एंड सुपरमैन आई थिंक अर्ली 20th सेंचुरी में है।
मैन एंड सुपरमैन में इन्होंने अपनी कौन सी फिलॉसफी दी है? थियरी ऑफ, नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स की थियरी दी है। फिर उसके बाद ए पिग्मेलियन है। पिग्मेलियन इज अ सटायर ऑन लिंग्विस्टिक्स। इट्स अ सटायर ऑन लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर फन है जीबी शॉ का। और फिर उसके बाद ई सेंट जॉन। सेंट जॉन का ईयर तो याद ही है हमें, 1924। ठीक है, सेंट जॉन। और फिर टू गुड, टू ट्रू टू बी गुड, ये लास्ट में है। ठीक है, जीबी शॉ। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन? एसीडी, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट बाय निराज सी चौधरी. Unabashed Anglophilia of the author made this work controversial. Anglophilia means हम कह सकते हैं लव फॉर इंग्लिश, मतलब इंग्लिश कल्चर को आंख बंद करके इतना सपोर्ट किया है, इतना उसको प्रेज किया है कि हमारा इंडियन कल्चर कहीं ना कहीं उसके सामने बौना दिखाई देता है. एंग्लोफीलिया, अनअबैस्ड मतलब बिना किसी शर्म के. ठीक है, विदाउट एनी शेम. ठीक है, और डी इट वाज पब्लिश्ड इन 1951. ये तीनों चीजें सही हैं. ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम. द आइडल्स ऑफ द किंग, तो ये इसका आंसर 3 है, यानी आइडल्स ऑफ द किंग एल्फ्रेड टेनिसन ऑफ कोर्स. ड्रामेटिक लिरिक्स रॉबर्ट ब्राउनिंग. और उसके बाद सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज ई बी ब्राउनिंग. और पोएम्स एंड द बैलेज ए सी स्विनबर्न. तो ये विक्टोरियन पोइट्री हो गई. टॉपिक क्या हो गया? विक्टोरियन पोइट्री. ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ ह्यूमन मेंटल डिस्पोजिशन एज पोजिटेड बाय जेक्स लैका. अब ये लैका मैंने क्यों लिया? क्योंकि आपके लेक्चरर में डीकंस्ट्रक्शन है. तो डीकंस्ट्रक्शन में कौन सा ऐसा ह्यूमन मेंटल डिस्पोजिशन है जिसको उन्होंने नहीं वो किया है, हिस्टोरिकल ऑर्डर की बात उन्होंने नहीं की है. किस किस की बात करी है उन्होंने, ये याद रखना है. रियल, इमेजिनेशन और सिंबॉलिज्म. ठीक है, तो हम इसको याद कैसे करते हैं? आर आई एस, आर आई एस, रिस. आई आर एस भी कर सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस में याद रहना ठीक है. ठीक है बेटा, सबको क्लियर तो है ना? बढ़िया चल रहा है जी. डीकंस्ट्रक्शन लिखा है मैंने, हमारे लेक्चरर सिलेबस में है डीकंस्ट्रक्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैलिंड्रोम. तो पैलिंड्रोम याद आ रहा है, मैंने बताया था ना, उल्टा सीधा एक समान. अ वर्ड और सेंटेंस विच रीड्स द सेम बोथ वेज. वेरी इंपॉर्टेंट है लिटरेरी टर्म्स में पैलिंड्रोम. जैसे ऐसे देखो, नन, अगर तुम इधर से पढ़ोगे तो भी नन ही है, और इधर से उल्टा पढ़ोगे तो भी नन ही है. इसके अलावा मलयालम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मलयालम. मलयालम की स्पेलिंग इधर से ऐसे है, और उधर से पढ़ो तो उधर से भी एम ए एल ए वाई एल एल ए, तो मलयालम. तो दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम. तो पैलिंड्रोम एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, या ऐसे वर्ड्स को या सेंटेंसेस को कहते हैं विच रीड्स द सेम बोथ वेज. ठीक है. द पोएटिक लाइन, देयर इज वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ, द नोबल लिविंग एंड द नोबल डेड, इट अपीयर्स इन द प्रिल्यूड. तो प्रिल्यूड में है ये. प्रिल्यूड ऑफ कोर्स बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हम कह सकते हैं पोएटिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ. पोएटिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ लिखी कब गई थी? इट वाज रिटन इन 1805 and it was published in 1850. So written in 1805 but published in 1850. Poetic autobiography of Wordsworth, The Prelude. ठीक है, इसका जो सब टाइटल है बहुत बार पूछा है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. क्या है? प्रोग्रेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. क्या है? प्रोग्रेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. सब टाइटल बहुत बार पूछा है, प्रील्यूड, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, सब टाइटल है प्रील्यूड. क्वेश्चन, हाउ मेनी नाइट्स फीचर्ड इन स्पेंसर्स द फेरी क्वीन? तो 12 जो है, 12 मंथ्स हैं, 12 नाइट्स हैं. 12 का काफ़ी ज़्यादा एलेगरी है इसमें. विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस एन इन्वेक्टिव? तो डिनेंसिएटरी, एब्यूसिव और विट्यूपिरेटिव स्पीच और राइटिंग.
डिनंसिएटरी मीन्स जो किसी को रिजेक्ट करता हो, कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। अब्यूसिव आपको पता है। विट्रिफिकेटिव मीन्स इन्वॉल्विंग पॉइजन, पॉइजनस, जिसमें जहर हो। हु अमंग द फॉलोइंग आर द रेसिपिएंट्स ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो भाई ओरहन पैमुक है, हेरल्ड पिंटर है और हर्टा मुरेल है। ओरहन पैमुक क्या है? टर्किश है, टर्किश है और सेकंड यंगेस्ट है, सेकंड यंगेस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज है। जो मेन पॉइंट है ना वो सब लिखवा दे रहा हूँ मैं। सेकंड यंगेस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज, शॉर्ट में एनपी लिख रहा हूँ मैं, इन लिटरेचर। अब आप कहोगे सर यंगेस्ट कौन सा है वो भी बता दो, तो यंगेस्ट कौन है बता सकता है कोई इस क्लास में? हु इज द यंगेस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? बता रखा है मैंने, किपलिंग, ठीक है, 1907। रुडयार्ड किपलिंग इज द यंगेस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज, केम इन 1907, ठीक है। हैरल्ड पिंटर 2005 में मिला इनको, और ये एक ब्रिटिश प्लेराइट है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं इनका केयर टेकर है और बर्थडे पार्टी है, सब आपने जो है एमए के लेवल पर पढ़ा है। और फिर हर्टा मुलर जर्मन है, जर्मन है, जर्मन लेडी है, इनको की नोबेल प्राइज है, ठीक है। हर्टा मुलर का कोई ईयर चेक कर लो और ओरहन पैमुक का ईयर चेक कर लो फटाफट। ओरहन पैमुक और हर्टा मुलर का नोबेल प्राइज का ईयर चेक कर लो फटाफट। टीम वर्क करते हैं ना हम लोग लेक्चर में। चलो नेक्स्ट देख लें फिर, जब तक आप ढूंढ रहे हो। द मैन ऑफ मोड, तो मैन ऑफ मोड, तो इसका आंसर सेकंड है, यानी कि ए का 4 यानी मैन ऑफ मोड जॉर्ज अथर्ड ने लिखा है, और बी का 3 कंट्री वाइफ किसने लिखा है? विशरले ने। इसको याद करने का तरीका क्या है? डब्ल्यू से वाइफ, डब्ल्यू से विलियम विशरले, तो 3 डब्ल्यूज हैं इसमें। सेकंड का डी, ओल्ड बैचलर लिखा है आपका विलियम कॉनग्रीव ने, ठीक बात है। और डी का 1 द प्रोवोक्ड वाइफ किसने लिखा है? जॉन वैनब्रग ने। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फिलोसफर थेरिस्ट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब इसका ऑर्डर है बी डी ए ई सी, तो यानी कि वॉल्टर बेंजामिन पहले आ गए हैं, उसके बाद फिर मिखाइल बैक्टीन पैदा हुए हैं। और पहले तो लिख लेते हैं इनके नाम। सिमन दे बिवॉर है आपका 3rd नंबर पे, और फिर उसके बाद रोला बार्थ है 4th पे, और फिर लास्ट हैं आपके जीन बॉद्रिलार 5th पे। अब एटलीस्ट आपको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं भी है तो लेक्चरर के लेवल पे फेमिलियर होने के लिए जो राइटर्स हैं उनके किस किस थियरी से वो जुड़े हैं ये देख लेते हैं। जैसे सामिन दे beauvoir, ये फेमिनिस्ट है। वॉल्टर बेंजामिन, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए स्पेशली, वैसे तो ये आपका मार्क्सिस्ट और कल्चरल क्रिटिसिज्म में आ जाएगा, बट छोड़ दो इसको। जीन बॉद्रिलार, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में पोस्ट मॉडर्निज्म है आपके, तो पोस्ट मॉडर्निस्टिक राइटर है। बाख्तीन डायलॉजिक क्रिटिसिज्म में चला जाएगा, तो इम्पोर्टेंट नहीं है इस लेवल पे अभी। रोला बार्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोला बार्थ आपका आएगा स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों के बीच में, डेथ ऑफ द ऑथर वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरीज डील विद द थीम ऑफ पार्टीशन? देखो थीम ऑफ पार्टीशन में ठंडा गोश्त, जिला वतन एंड हम कहेंगे लाजवंती, ये जो है 3 आपके इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनके ये राइटर्स हैं। आई थिंक ठंडा गोश्त तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मंटो साहब ने लिखा है, ठीक है, हमने पढ़ा भी था, सादत हसन मंटो। और जिला वतन मैं आपको बता देता हूँ, गुलाम अब्बास साहब ने लिखा है, ये पार्टीशन बेस्ड नॉवेल्स हैं। और लाजवंती राजिंदर सिंह बेदी, राजिंदर सिंह बेदी, एक चादर मैली सी भी लिखा है इन्होंने, राजिंदर सिंह बेदी। पंजाबी राइटिंग्स में बहुत बड़ा नाम है, पंजाबी लिख लेना। और इनका एक और नॉवल लिख लेना, जैसे मैंने बोला एक चादर मैली सी, क्या बोला? एक चादर मैली सी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, एपोनिमस, व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टर एपोनिमस? कई बार हमने पढ़ा है। एपोनिमस कैरेक्टर गिव हिज और नेम टू द टाइटल ऑफ द वर्क, जो वर्क का टाइटल है अगर वही हीरो के नेम का टाइटल हो, हीरो या हीरोइन जो भी कहना चाहें आप, तो उसको हम इपोनिमस बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं एम्मा, हमने एक नॉवल पकड़ा एम्मा, एम्मा इसमें प्रोटैगनिस्ट भी है और एम्मा ही नॉवल का नाम भी है, ठीक है। ऐसे ही हमने बोला हेमलेट, तो इस तरीके के वर्क्स जिसमें जो राइटर जो टाइट्यूलर कैरेक्टर है उनके नाम पे ही नॉवल या प्ले बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज इपोनिमस कैरेक्टर। जल्दी से बता दो, आ गया समझ में? इपोनिमस कैरेक्टर। हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
कोटेशंस हैं कुछ और इनको देखते हैं तो इसका आंसर 3 है, यानी कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल ड्रामा ऑफ पेन। हार्डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो। फिर बट स्टिल व्हेन यू हैव नथिंग टू से, इस तरीके से है, ये आपका किसका है, डीएच लॉरेंस का है। इटर्निटी इज सेड नॉट टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम बट एन एब्सेंस ऑफ टाइम। तो ये कोट किसने बोला है भाई, ग्राहम ग्रीन ने बोला है। और इवेंचुअली वाइसेस आर समटाइम्स ओनली वर्च्यूज कैरी टू एक्सेस, ये बोला है आपका। 106 में आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाइबल वाज बर्न टू डेथ फॉर हिज बिलीव्स, हाउएवर ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज केयरफुल एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑन ट्रांसलेशन। बिल्कुल, इसका नाम है माइल्स कवरडेल। ठीक है, माइल्स कवरडेल ने ये जो है बाइबल को जला दिया था, और सॉरी माइल्स कवरडेल को जला के मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो है बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। चलिए उसके बाद, विच अमंग द फॉलोइंग फॉल्सहुड इज सो इजी ट्रूथ सो डिफिकल्ट। तो ये जॉर्ज इलियट ने बोला है, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है जॉर्ज इलियट, जिनका एक्चुअल नाम है मैरी एन इवांस। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जॉर्ज इलियट के बारे में, कि जॉर्ज इलियट को हम क्या बोलते हैं, रियलिस्ट, सोशल रियलिस्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड्स ऑफ एवरी मैन, the main protagonist of best known morality play, stays with him when he leaves the world to face death. Good deed stays with him. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लिटरेरी टर्म्स हैं एक तरफ, तो उसका आंसर 4 है, यानी कि एपिग्राम को हम क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया था कि नहीं, वो एपिथेट था। एपिग्राम क्या होगा, अ टर्म यूज्ड in modern narratology to designate the narrated events as a level distinct from that of the narration। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, एपिग्राम कहते हैं, डाइजेसिस कहते हैं, सॉरी डाइजेसिस कहते हैं हम इसको ना, थोड़ा सा गलत देख रहा था मैं। और फिर ए का 3, एपिग्राम क्या होगा, अ शॉर्ट पोएम विद अ विटी थिंग, विद अ विटी सेइंग। बी का 1 बिल्कुल। एपिगॉन का क्या होगा, एन इंफीरियर और डेरिवेटिव फॉलोअर ऑफ अ मोर डिस्टिंग्विश्ड राइटर। किसी राइटर का एक छोटा मोटा ऐसा फॉलोअर जिसको कि आप फॉलो करते हो, कॉपी करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एपिकॉन। ठीक है, अब क्या बचा फिर, एलिएजन। एलिएजन क्या होगा, अस्लरिंग और सप्रेशन ऑफ वर्ड, जब साउंड को दबा के बोलते हैं, बिल्कुल प्रॉपर जोर से क्लियर नहीं बोलते हैं, उसका आर्टिकुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज एलिएजन। ठीक है, उसके बाद, द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी गोरबोडक मेंटेन 5 acts while the first 3 acts were written by Norton। आइडेंटिफाई द ऑथर हु रिमेन द फॉलोइंग 2 सेट्स। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर गोरबोडक का जो शॉर्ट उसका जो शॉर्ट में जो राइटर्स होंगे वो कौन होंगे, नॉर्टन एंड सेक्विले होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट ट्रू फिलोसोफर एंड ट्रू पोएट आर वन, ब्यूटी विच इज ट्रूथ एंड ट्रूथ विच इज ब्यूटी इज द एम ऑफ बोथ। ध्यान देंगे, ये क्लास जो है, ये लाइन जो है जॉन कीट्स के लाइन से काफी हद तक मिल रही है, तो देख लेना इसको एक बार, होमवर्क ले लो। सो हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद हार्लेम रेनेसा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ब्लैक रेनेसा ऑफ अमेरिका। तो इनमें से कौन से CDE, एलन लॉक, लैंगस्टन ह्यूग्स और जोरा नील हस्टिंग, ये तीनों क्या है, ये जो है हार्लेम रेनेसा से जुड़े थे, विच वॉज द फर्स्ट रेनेसा ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स, अमेरिकन्स डिक्लाइन। अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, तो इसका भी 3 होगा। आप ऐसे निकाल सकते हो, कांधापुरा लगभग 1938 में आया था फिर, और ए सो मैनी हंगर्स अग्नि भट्टाचार्य, तो सो मैनी हंगर्स हो गया। उसके बाद फिर क्या है, बी ऑल अबाउट एच हैटर, फिर उसके बाद क्या है, सी म्यूजिक फॉर मोहिनी, और फिर लास्ट में डी वेटिंग फॉर द महात्मा। ठीक चल रही बेटी क्लास, प्रिंट क्लियर नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में ही देख लो आप, हार्ड कॉपी में तो कोशिश करी है हमने।